हेलो दोस्तों। तो आज की फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पे हमारी कोशिश बहुत सिंपल है कि वो सारे आर्टिकल्स आपसे डिस्कस करें जो कि आपको कहीं ना कहीं मेंस आंसर राइटिंग में प्लस आपके इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा मदद करें। अब यहाँ पे आज हम 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 आर्टिकल्स 2-4 दिन पुराने हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे आपके मेंस में। सबसे पहली चीज़ है आपको आई होप क्वाड ग्रुप के बारे में पता है और मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पता है। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, विल बी डिस्कसिंग। तो इसके बारे में कुछ डिस्कशंस हैं कि किस तरह से इनको मर्ज करने की कोशिश की जा रही है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट पे क्या होंगे। देन रिसेंटली आपको पता है चाबहार पोर्ट के बारे में आपको बिल्कुल पता है। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स है ईरान के बारे में आपको डेफिनेटली पता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देयर वाज दिस आर्टिकल व्हिच टॉक्ड अबाउट कि चाइना का इससे क्या एसोसिएशन हो सकता है, इंडिया का क्या एसोसिएशन हो सकता है। वी विल बी डिस्कसिंग दैट। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दे गिव यू अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव कि किस तरह से आपको इन चीज़ों को इन्फर करना चाहिए। देन प्ली बार्गेनिंग जो है इंडिया में थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ में आया है। ऑल्दो यूएस में बहुत सिंपल है, रादर यूएस में बहुत ही प्रचलित भी है ये पर्टिकुलर चीज़, बस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा न्यू है। किस तरह से काम करती है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, वी विल बी डिस्कसिंग इट। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप से हम कुछ डिस्कशंस करेंगे, जिसमें कि चाइना का एक नए तरीके का क्लेम है ऑन सर्टन रीजन्स ऑफ भूटान। तो यहाँ पर भी हम ये डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपनी न्यूज़ में देखें तो रिसेंटली जो है एक इंडिया के मिनिस्टर्स या रादर आप कहें कि डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई है, जिसमें कि उन्होंने डिस्कस किया कि जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है इंडिया की, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड किया जाए। अगर मैं इसको और डिटेल में समझाना चाहूँ तो एक क्वाड ग्रुप है आपका। क्वाड ग्रुप में कौन कौन है आपका? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। Parallelly there's this naval exercise called Malabar exercise। ध्यान रखना, इट्स अ नेवल एक्सरसाइज। तो कभी भी आपको प्री में सवाल आता है, अगर मालाबार से नेवल एक्सरसाइज के अलावा कुछ और एसोसिएट कर दिया जाए तो आपको पता होगा वो गलत है। एंड ना मालाबार एक्सरसाइज पे वापस आते हुए यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इंडिया के बीच में है एज परमानेंट पार्टनर्स, है ना। दे कैन ऑलवेज ऐड पीपल, बट जो परमानेंट पार्टनर्स हैं वो हमेशा ही रहेंगे। अब आप देख रहे हो इन दोनों ग्रुप्स में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, राइट। तो मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी एज परमानेंट पार्टनर ऐड करने की बात हुई है। पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन नॉट एज अ परमानेंट पार्टनर। तो अब ये एब्सोल्युटली बात हो गई है कि क्वाड ग्रुप और मालाबार नेवल एक्सरसाइज में एक ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंस है, तो उसको भी ऐड करके एब्सोल्युटली मर्ज कर दिया जाए। अब इसको ना समझो, कहीं ना कहीं जो समझने वाली बात है कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक अलायंस बन सकता है जो कि कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करेगा इन इंडियन ओशन। तो इस वजह से भी ये जो एक एसोसिएशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, जो यूएस और उसके बाकी पैसिफिक पार्टनर्स हैं उनका बेसिक एजेंडा क्या है कि कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो। माने कि सिंपल शब्दों में समझे तो यूएस अपना जो है यहाँ पे दबदबा बढ़ाना चाहता है, लेकिन इंडिया अगर इस रीजन में आता है और ज़्यादा अपनी प्रेजेंस बढ़ाता है इंडियन ओशन रीजन में, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है उसका जो प्रायोरिटी है इज़ नॉट टू हैव उनका दबदबा ओनली, बट उनका एजेंडा क्या है कि सभी साथ मिलके चाइनीज नेवल प्रेजेंस को काउंटर करें। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यूएस और इंडिया की स्ट्रैटेजीज में। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन ओशन टू काउंटर चाइनीज नेवल प्रेजेंस। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ज़रूरी क्या है, मान लीजिए कि एक्सरसाइज हो भी जाती है, ठीक है, तब भी इंडिया के नेवी पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। ये आप सिर्फ एक तरह का बेसिक हाउ डू आई से दिस, एक बेसिक मैसेज भेज रहे हो चाइना को कि हम एक काउंटर अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की कैपेबिलिटी का इस पर इंडियन ओशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिया की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? ओनली व्हेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया से। जब तक इंडिया अपने टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता तब तक ये जो आप काउंटर करने के लिए मैसेज सेंड करने की बात कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो असेस करना है वो नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है, दैट नॉट ओनली सेंडिंग द मैसेज इज इंपॉर्टेंट, बट एट
the back end, elevating your technology also becomes important. Next, अब how does China see it? चाइना ने ना हमेशा ही अपोज किया है इंडो पैसिफिक रीजन्स में जब भी कोई कोalitions हुई है. रादर चाइना इसको कैसे देखता है कि ये एशियन नेटो है. नेटो बेसिकली क्या है, यूरोप और जो अमेरिका है इनका एक अलायंस है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एसोसिएशन. तो वो कह रहे हैं एशिया में भी ऐसी एक एसोसिएशन बनाई जा रही है जिसका कि बेसिक एजेंडा क्या है, चाइना का राइस. तो इन पॉइंट्स को ना आप डेफिनेटली कोट कर सकते हो. यू कैन ऑलवेज कोट द पॉइंट एशियन नेटो, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर यू. ठीक है. और बहुत सिंपल सी चीज़ है, चाइना कह रहा है कि इसको हम समझते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हो, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हो, एंड इट्स अ डायरेक्ट मूव अगेंस्ट बीजिंग. तो चाइना बहुत ही डायरेक्टली इन बातों को समझ रहा है, इसलिए चाइना ने क्या किया है, अपनी जो नेवल प्रेजेंस है इन दी साउथ चाइना रीजन उसको कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है. ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है. देन जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे यूल हैव टू सी कि इनको कैसे यूज़ करना है. अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो लद्दाख में रीसेंट स्टैंड ऑफ हुआ है उसके बाद इंडिया जो है वो समझ चुका है कि कहीं ना कहीं मैरिटाइम डोमेन यानी कि जो समुद्री इलाके हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, साउथ चाइना से है, इन रीजन्स में भी इंडिया को अपना जो है डिफेंस बढ़ाने की ज़रूरत है. ऑल्सो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि चाइना पे ना ही सिर्फ लैंड रीजन से बट कहीं ना कहीं ओशन रीजन से है ना, इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक रीजन से भी एक प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा. ऑल्सो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट यूएस एंगल भी है. यूएस तो चाहेगा ही कि जितना भी इंडो पैसिफिक पार्टनर्स है ना, इंक्लूडिंग इंडिया जो है, उनके कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने में उन्हें हेल्प करें. तो आप देख रहे थे हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिकॉज यूएस हैड सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, तो इंडिया हमेशा ही रिलक्टेंट रहा चाबहार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए, राइट. तो यूएस अगर ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया का, और इंडिया का एजेंडा इज टू बी इन गुड टर्म्स विद यूएस, तो ये बहुत पॉजिटिव मेजर भी है फ्रॉम इंडिया कि इस पूरी एक्सरसाइज में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो. ठीक है. अब इसमें एडिशनल चीज़ क्या है कि जो जैसे पिछली बार मैंने एक पॉइंट बताया था जो याद रखने की ज़रूरत थी कि टेक्नोलॉजी बढ़ाने की ज़रूरत है. यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया के पास एयरबॉर्न सर्विलेंस तो है ना. आप अगर हवाई चीज़ों को देखा जाए, फाइटर जेट्स को देखा जाए, तो वहाँ पे तो इंडिया के पास कैपेबिलिटी है. लेकिन अगर अंडर सी कैपेबिलिटी देखी जाए, सबमरीन्स के टर्म से कैपेबिलिटी देखी जाए, तो इंडियन नेवी के पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज ऐसी नहीं है जो चाइना को डायरेक्टली काउंटर कर सके इन दी इंडियन ओशन. तो ये भी एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो कभी भी आपको वे फॉरवर्ड्स लिखना है ना, तो इन सब चीज़ों को लिखना चाहिए कि इंडिया को अपनी अंडर सी कैपेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स पे ध्यान देना चाहिए. डेफिनेटली पॉइंट्स कैन बी कोटेड. अब अगर इस पूरे मुद्दे को अगर मैं इंडियन ओशन के पर्सपेक्टिव में देखे जाऊं तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, दिस इज अ पॉइंट वर्थ पॉइंटिंग आउट कि चाइना की वॉरशिप ने कभी भी टेरिटोरियल वाटर्स में इंडिया को डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया है. हाँ, आप देखते हो कि फिलीपींस, वियतनाम, इन सभी के साथ चाइना के कुछ ना कुछ साउथ चाइना सी में मुद्दे रहते हैं, बट कितनी बार आपने देखा है कि डायरेक्टली इंडियन ओशन में ऐसे कोई मुद्दे आए, राइट. या मान लीजिए कि कोई इंडियन मर्चेंट्स की ऐसी कोई शिप थी या ऐसे कोई चोक पॉइंट्स है जिनको चाइना ने काउंटर किया. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है. रादर अगर आप डायरेक्टली देखो तो चाइनीज नेवी जो है वो इंडियन नेवल शिप्स को से एंटेंगलमेंट किसी ना किसी तरह की अवॉइड करती है इन दी रीजन्स ऑफ इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी, राइट. तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि इवन दो लैंड पे मुद्दे हैं पर अभी तक चाइना इंडिया के डायरेक्टली ऐसे कोई मुद्दे मैरिटाइम रीजन्स में नहीं आए हैं. तो ये डेफिनेटली समझने की जरूरत है. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चाइना जो है कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली इंडिया के साथ इंडियन ओशन रीजन में नहीं किया है. ये चीज समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके. अब अगर कंक्लूजन देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ताकि कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को इफेक्टिवली मेंशन किया जाए. बिकॉज पता है रीज़न क्या है, सिंपल है कि मान लीजिए आज आप एक मालाबार एक्सरसाइज कर देते हो तो शॉर्ट टर्म में तो इंडिया के लिए डेफिनेटली बेनिफिट है कि एक मैसेज चला गया, बट जब तक इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज़ नहीं बढ़ाएगा तो ये जो ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने का मुद्दा है, दिस विल प्रूव इनइफेक्टिव इन दी लॉन्ग रन. तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब अगले आर्टिकल पे आते हैं. अगर हम प्ली बार्गेनिंग को देखें तो प्ली बार्गेनिंग एक बहुत नया सी चीज़ है इन टर्म्स ऑफ इंडिया. रिसेंटली न्यूज़ में क्या था कि तबलीगी जमात बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, राइट. तो बहुत रिलीजियस फैक्शन जो है, ठीक है, इनको अक्यूज़ किया गया था
कि जिस वीजा कंडीशंस पे दे वर हियर उसमें दे शुडंट हैव अटेंडेड अ रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द जजमेंट सही है गलत है उसकी हम बात नहीं करेंगे, दैट इज नॉट द थिंग है, ठीक है, दैट इज फॉर कोर्ट्स टू डिसाइड। लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड प्ली बार्गेनिंग। अब प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आपको किसी क्रिमिनल ऑफेंस से चार्ज कर दिया गया, अब जो है आप नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई हाँ मुझसे गलती हुई है बट आई वुड वांट अ लेसर पनिशमेंट दैन जो कि लॉ में लिखी हुई है। तो इसको कहते हैं बार्गेन करना, ठीक है, कि आपने बार्गेन कर लिया कि यस यू अग्रीड टू द ऑफेंस, लेकिन अब यू आर सेइंग कि मुझे कहीं ना कहीं लेसर पनिशमेंट दी जाए बिकॉज आई हैव अग्रीड टू इट, ठीक है। इसको प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। यूएस में तो बहुत ज़्यादा की जाती है, रादर ट्रायल शुरू होने से पहले, मतलब केस शुरू होने से पहले जो है नेगोशिएशंस हो जाती हैं, प्ली बार्गेनिंग हो जाती है कि केस जो है आगे इतने सालों साल ना चलते जाए। ऑलरेडी अगर कोई रेडी है कन्विक्ट करने के लिए, यूजुअली अगर आप देखो कोर्ट्स में क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए मैंने मान भी लिया कि मुझसे ये गलती हुई है तो कोर्ट टेक्स इट्स टाइम और सीआरपीसी आईपीसी के जो भी धारा के तहत मैंने गलती की है उसके अकॉर्डिंगली मुझे इसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं ना, जो भी गलती मैंने की है उसके वजह से मुझे सजा मिल जाएगी। लेकिन प्ली बार्गेन में क्या हो रहा है, प्ली बार्गेन में हो रहा है कि मैंने अग्री किया है बट ऑन द कंडीशन कि मुझे जो भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए उससे लेसर पनिशमेंट मिले, राइट। तो इससे यूएस में प्ली बार्गेनिंग से क्या हुआ कि केस बहुत ज्यादा साल नहीं चलते और कन्विक्शन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है बिकॉज पीपल अग्री बिकॉज दे गेट लेसर सेंटेंसेस, ठीक है। और वहां पे स्पेसिफिकली प्री ट्रायल नेगोशिएशंस हो जाते हैं ऑलरेडी ट्रायल बिगिन होने से पहले ही। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ना 2006 तक तो था ही नहीं, राइट। रादर अगर आप देखो तो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया में, प्लीड गिल्टी का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रहा। आप हमेशा बोल सकते हो हाँ जी मैं गिल्टी हूं, लेकिन प्ली बार्गेनिंग जैसा नहीं है। व्हेन यू प्लीड गिल्टी आपको सजा मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन जो लॉ लिखा हुआ है। प्ली बार्गेनिंग में क्या हो रहा है, आप बार्गेन कर रहे हो कि आपको थोड़ी कम सजा मिली जाए। रादर लॉ कमीशन भी अपनी 142nd रिपोर्ट में बात करता है कि जो भी लोग प्लीड गिल्टी करते हैं उनको कंसेशनल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, उनकी सजा में कंसेशन की जानी चाहिए। इसीलिए जो प्ली बार्गेन है 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था इन सीआरपीसी इन द सेक्शंस 265A to 265L। आपको एग्जैक्टली सेक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, इट इज फॉर द लॉ ऑप्शनल पीपल टू डू, बट एटलीस्ट आप इनको याद रख सकते हो, यू कैन कोट देम इन योर मेंस का आंसर, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली किस कंडीशंस की बात हो रही है, अब ध्यान देना। यूएस में क्या होता है कि जो भी प्रोसिक्यूटर है ना, जो आपको अक्यूज कर रहा है, जो आपको अक्यूज करने वाला लॉयर है, उससे बेसिकली आप डील करते हो कि दिस इज व्हाट आई एम प्लीडिंग टू और आप सजा जो है मेरी कम करा दीजिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो अक्यूज्ड है वो डायरेक्टली जो है इनिशिएट करेगा प्रोसेस कोर्ट को कि मैं अग्री कर रहा हूं, लेट मी डू प्ली बार्गेन। यूएस में क्या है कि आप अपने प्रोसिक्यूटर के साथ ही डिसाइड कर लेते हो एंड विद द डील यू गो टू द कोर्ट। इंडिया में ऐसा नहीं है, आप खुद इनिशिएट करोगे, इसमें प्रोसिक्यूटर का कोई रोल नहीं है एंड कोर्ट विल डिसाइड कि आपको प्ली बार्गेनिंग देनी चाहिए या नहीं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें प्ली बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई भी जो कि मान लीजिए कि रादर इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि ऐसा इंसान जो भी जिसको डेथ पेनल्टी नहीं मिली है या लाइफ सेंटेंस नहीं मिला है या ऐसा प्रिजन टर्म जो कि 7 साल से ज़्यादा नहीं है, वो प्ली बार्गेन कर सकते हैं, है ना। लेकिन एनीबडी जो कि कहीं ना कहीं ऐसे ऑफेंसेस से एसोसिएटेड है जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री को अफेक्ट किया हो या वुमेन और चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इनके अगेंस्ट कोई क्राइम किया हो, इनके लिए प्ली बार्गेन अलाउड नहीं है। तो आप देख रहे हो व्हेन द क्राइम इज द नेचर ऑफ द क्राइम इज वेरी सीरियस, प्ली बार्गेन इज नॉट अलाउड। व्हेन द नेचर ऑफ द क्राइम इज डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 कंडीशंस, तो आप प्ली बार्गेनिंग डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। अब एजेंडा क्या है, क्या फायदा है आप कहोगे, तो इसमें एक जस्टिस मैलमिथ कमेटी की रिपोर्ट भी है, ठीक है। बहुत सिंपल कहते हैं कि इससे क्या होगा, एक तो स्पीडी ट्रायल्स हो जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी बिफोर द ट्रायल स्टार्ट ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, लाइक लिटिगेशन कॉस्ट बचेगी, पार्टीज जो हैं जो स्ट्रगल करती हैं 10-15 साल वो नहीं होगा, और इन 10-15 सालों में पार्टी को बहुत अनसर्टनिटी है कि क्या आउटकम होगा, वो भी नहीं होगी, ठीक है। अगेन जो अंडर ट्रायल्स रह जाते हैं, जिनके ट्रायल्स ही नहीं होते हैं फॉर ईयर्स, वो भी चीज़ नहीं होगी, पेंडेंसी कम होगी केसेस की, राइट। प्रिजन्स में लोग कम होंगे और इससे ना ऑफेंडर्स को मौका मिलेगा कि वो अपना फ्रेश स्टार्ट काफ़ी जल्दी शुरू कर सके। तो ये भी एक रैशनल है कि इन चीज़ों को किया जाना चाहिए,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्ली बार्गेन है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन क्योंकि बहुत ही नया है न्यूज़ में, तो दे कैन ऑलवेज आस्क यू सच क्वेश्चंस इन मेंस। हाँ, प्री में शायद ये चीज़ ना पूछी जाए, लेकिन मेंस के लिए डेफिनेटली बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट है का ईरान चाइना एंड इंडिया रिलेशन। बहुत सिंपल है कि न्यूज़ में आया हुआ है कि इंडिया और जो ईरान और चाइना है वो $400 बिलियन की डील करें। इट्स बेसिकली 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इंडिया को जो ये रेलवे लाइन से राइट हटाया गया है उसका एक रीज़न चाइना भी है, राइट। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितना भी ईरान के साथ चाइना का रिलेशनशिप है, अगर हमें ये लगे कि चाइना का एजेंडा सिर्फ इंडिया को काउंटर करना है, तो ऐसा नहीं है। चाइना का ईरान के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि ईरान इज अ की सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाईज, ऑयल के बारे में आपको पता ही है। प्लस चाइना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ also Iran is a very important part of Belt and Road Initiative of China। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि अगर चाइना ईरान के करीब जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी रीजन्स को कम कर रहा है या बाकी जो अरेबियन रीजन्स हैं उनको कम असेस कर रहा है। चाइना भी पैरेलली जो है सऊदी अरेबिया के साथ टाइज की बात कर रहा है। और हमने पहले भी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें मैंने क्लैरिटी से बताया था कि इंडिया का अगर ईरान से कुछ इशू है तो उसे बाकी सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ रिलेशंस अच्छे करने चाहिए। दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल आल्सो सेज कि इवन दो ईरान और चाइना के अपने रिलेशंस हैं, दैट डजंट मीन दैट चाइना इज गेटिंग अवे फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड यूएई, और इंडिया को भी पैरेलली यही करना चाहिए। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूएस कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है ऑयल एंड गैस में, राइट। तो इससे गल्फ कंट्रीज को अब यूएस एज एन एलाई नहीं दिख रहा, रादर अब उन्हें चाइना एज एन एलाई दिख रहा है, क्योंकि चाइना इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर। तो गल्फ कंट्रीज अब चाइना की तरफ डेफिनेटली जाना शुरू करेंगे। तो इस मूवमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि वो भी अपने स्टेप्स लें और इन्हीं सब कंट्रीज के साथ जो अपनी एसोसिएशन है उनको बढ़ाएं, राइट। इसका मतलब बेसिक जो चीज़ है मैंने आपको क्या बोली कि इंडिया को भी परस्यू करना चाहिए पॉजिटिव रिलेशंस विद ईरान एंड अदर स्टेट्स जस्ट लाइक चाइना हैज डन। ठीक है जी। चलिए, एक इंडिया भूटान पे आर्टिकल था, बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है। आई थिंक हमने पहले भी इसको प्री कर में डिस्कस किया है, बट आई वांट टू डिस्कस इट अगेन बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, कीप अ ट्रैक ऑफ इट एज वेल। ठीक है, तो रिसेंटली जो है चाइना का फिर से कुछ डिस्प्यूट हुआ है भूटान के साथ फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, विल सी दैट इन मैप। तो रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, गवर्नमेंट एनवायरमेंट फैसिलिटी की कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे भूटान को फंडिंग दी जानी थी फॉर साक्तिंग फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन चाइना ने इसके लिए मना कर दिया कि नहीं, इट्स अ कॉन्फ्लिक्टेड रीजन बिटवीन चाइना एंड भूटान अकॉर्डिंग टू व्हाट चाइना हैज सेड एज ऑफ नाउ। लेकिन फर्क इस पे कोई नहीं पड़ा, इस भूटान को फिर भी इसका जो है जो क्रेडिट मिलना था, फंडिंग मिली थी, वो डेफिनेटली मिली। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो भूटान में समवेयर हियर इज सांगतेंग वाइल्ड सेंचुरी। सबसे पहले दिक्कत पता है क्या है, चाइना के साथ तो ये बाउंड्री शेयर ही नहीं कर रही, तो चाइना कैसे कह रहा है कि ये चाइना का पार्ट है। दूसरी चीज, चाइना के साथ हमेशा 3 रीजन्स में मुद्दे रहे भूटान को, पार्समुंग, जोकारलुंग एंड डोकलाम। तो ये रीजन जहाँ पे ये सेंचुरी है उसकी बात कभी थी ही नहीं, ये अभी रिसेंटली बहुत पहले 60s में उठी है, बट उसके बाद अब जाके ये बात दोबारा से उठी है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि चाइना ने पहले कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं किया इस पर्टिकुलर सेंचुरी की फंडिंग के लिए, पहले भी इस सेंचुरी को फंडिंग मिले, इसलिए बहुत सरप्राइजिंग था चाइना का क्लेम। सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये जो रीजन है इस पर्टिकुलर रीजन का, ये तो बाउंड्री ही नहीं शेयर करता चाइना में, राइट। एंड चाइना ने 84 के बाद इस मुद्दे को कभी उठाया ही नहीं है, रीजन दे बीइंग कि ये जो शेयर ही नहीं कर रहा बॉर्डर चाइना के साथ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूटान का इसमें रिस्पॉन्स क्या था कि भूटान ने रिजेक्ट किया कि चाइना का क्लेम गलत है और उनको फंडिंग भी मिल गई। और अब भूटान कह रहा है कि जब भी नेक्स्ट राउंड ऑफ चाइना भूटान टॉक्स होंगे तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद बहुत डायरेक्टली बात नहीं हुई है चाइना भूटान की, राइट। और पैंडेमिक की वजह से और भी डिले हो गया ना। आई होप यू नो कि भूटान बहुत ही डायरेक्ट टॉक्स में नहीं है चाइना से, रादर इट गोज वाया न्यू दिल्ली। ऑल्सो इसका कंक्लूजन पता है बहुत सिंपल है कि भूटान के लिए चाइना का जो ये न्यू क्लेम है ये एक प्रेशर टैक्टिक जैसा है कि कहीं ना कहीं लेवरेज मिले इन्हें बाउंड्री टॉक्स में। इंडिया के लिए इट्स मोर लाइक अ डिवर्शनरी टैक्टिक कि कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश पे और ज़्यादा जैसे जैसे चाइना को इंडिया की तरफ क्लेम मिलते जाएंगे, अरुणाचल की तरफ भी इट विल कीप ऑन कमिंग, राइट। ऑल्सो अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी डिसीजन हो दैट्स अ सेपरेट इशू, बट कहीं ना कहीं भूटान, न्यू दिल्ली और थिम्फू को,
राइट एक साथ आके एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि बेटर हो तीनों कंट्रीज के लिए. बट अगेन चाइना का इन्फ्लुएंस विल हैव टू बी काउंटर्ड एंड भूटान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको और स्ट्रेंथन भी करना पड़ेगा, विच विल हैपन ओनली विद क्लोज कोऑपरेशन एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फॉर द डे. ऑल्सो नाउ अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग अस कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाए. हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है जो हमने पिछले साल मेंस के लिए बनाई थी. ठीक है, 15 दिन मेंस इन 2019. तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे 30-35 या ऑलमोस्ट 40 सवाल है मेंस के जो हमने डिस्कस किए हुए. इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग. यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे सवाल हैं, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, किस तरह से क्वेश्चंस हैं, किस तरह से लिखने चाहिए. इनके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं ऑन आवर वेबसाइट, जाइए डाउनलोड कीजिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, लास्ट थिंग आपको पता है कि हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस सेकंड बैच लॉन्च हो चुका है. इसके ओरिएंटेशन लेक्चर्स 6 जुलाई को शुरू हो चुके हैं. उसके बाद 13 जुलाई से कोर्स शुरू हो चुका है. बट द बेस्ट पार्ट इज कि ये एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है. इसका मतलब है कि आप कभी भी इसको कितनी भी बार अपनी कन्वीनियंस से देख सकते हो. उसके बाद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है. प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है इसमें, प्लस आपकी जो मेंस टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें इंक्लूडेड है. एंड बेस्ट पार्ट की जो आपका क्रैश कोर्स होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है बिफोर प्रीलिम्स. तो ये सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एनरोल फॉर द प्रोग्राम. डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू राइट नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स. ठीक है, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. ओके दोस्तों, बाय बाय.